How long it all? The paper is MCQ P1. The year is 2021 and the variant is 13 October November. Question number 1. The mass spectrum of neon is shown. The relative abundance of each peak is given in the bracket. So here the relative abundance and here the charge, mass upon charge means mass, जो mass spectrum में आ रहा था. Now we have to find the AR of neon sample. It's quite simple. बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि 100 भी अबंडेंस देती है, तो ये क्योंकि परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, तो डोंट नीड टू वरी. तो ही काम करना है जो कर रहे होते हैं नॉर्मली. AR एक आइसोटोप आपके पास है 20 वाला, द अदर इज 21 एंड द थर्ड वन इज 22. फिर क्या करना है, इनकी परसेंटेज वो इनकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 0.3 से, सिमिलरली इसको 8 से, और उसके बाद जो है इन्हीं का जो सम बन रहा है अबंडेंसेस का, उससे आप डिवाइड कर देना. तो ये बन जाएगा आपके पास 108.3 से डिवाइड कर देंगे, इससे आंसर निकालते हैं. तो 20 into 100 plus 21 into 0.3. (21 into 0.3) and then 22 into 8. So divide करते हैं इसको, divide by 108.3. It is 20.15. A is the correct answer. Now question number 2. This much grams of ammonium nitrate decomposed to give this much gram water and single gas. What is the identity of gas? You can see its formula. Its formula is actually N2H4 and O3. It decomposed to give you water. तो water बना इसमें. The second thing, a gas. उस गैस में देखिए हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है. अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसका मतलब सारे हाइड्रोजन इसी में आ गए. अगर सारे हाइड्रोजन इसमें आ जाने हैं, मुझे इसको, ये कुछ भी हो सकता है, ये इनमें से N नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है या फिर N. एक तो हम इसको वैसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल सकते हैं, दूसरा भी मास को भी यूज कर लेते हैं. तो गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिर्फ इसी में है, हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं किसी में, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ जाएगा. और ऐसा करने से मेरे पास क्या क्या चीज इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो मतलब ये हो गया आपके पास 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, मतलब इट इज H4 and O2. इसमें से H4 and O2 को अगर फाइंड माइनस कर दूं मैं, तो मेरे पास बच जाएगा N2O, और सीधा सीधा जो है मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया N2O, और आंसर इस तरीके से बन गया मेरे पास ये. और अगर इस तरीके से नहीं करते, हम इसको अलग से करते हैं, तो दूसरा जो वे है वो ये है कि हम इसको अननोन कर देते हैं. फिर उसने कहा आपसे कि इसका जो है 2 ग्राम लिया था, इतने ग्राम वाटर बन गया, तो दूसरी गैस कितनी बनी होगी. तो अगर 2 ग्राम से 0.9 ये बन गया है, तो 1.1 ये बनी होगी. इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर हमें पता नहीं इसके बारे में, एक्स कर देता हूँ. फिर क्या करना था, फिर इसको हम इसके AR से डिवाइड कर देते हैं, कितना बन जाएगा 2 मोल का, 2 into 18. सिमिलरली इसका AR हमें पता नहीं है, एक्स कर देते हैं. जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास कुछ आंसर आएगा, एंड दैट इज 36 into 1.1
इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको x की वैल्यू निकालने के लिए एंड डिवाइड कर देंगे इसको 0.9 से, तो आंसर आ रहा है 44। तो x इज इक्वल टू 44। दूसरा मेथड ये था। अब इसको जाके चेक करना है कि इनमें से 44 कौन बन रहा है। तो दिस इज 14 एंड दिस इज 16, तो ये दोनों मिला के बन जाएंगे आपके पास 30। ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें 14 एंड 32 मतलब ये बन जाएगा आपके पास 46। ये भी आंसर नहीं है। इसमें 28 प्लस 16 मतलब 44 और 44 के साथ मैच कर गया, सो दिस इज आंसर। तो दो वेज थे। क्वेश्चन नंबर 3, which of these elements have highest fifth IE? तो फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब शुड बिलोंग टू ग्रुप 4। तो उसमें से 5 का निकालना मुश्किल हो जाएगा। ग्रुप 4 में चलते हैं तो हमारे पास एक सिलिकॉन आता है जो ग्रुप 4 का है, एक आता है कार्बन जो ग्रुप 4 का है। कार्बन का अगर हम बात करें सेकंड रो का है, स्मॉल साइज होगा। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो ये हो जाएगा 2 4, जबकि ये हो जाएगा आपके पास 2 8 एंड 4। तो इसमें आपको पता है कि 3 शेल्स है, इसलिए सिलिकॉन का साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइटली बॉन्डेड होंगे, स्मॉल साइज है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल साइज से निकालना मुश्किल। आपको अगर ग्रुप 4 का एक दिया तो मसला नहीं था, 2 दिए थे तो आपको ये भी लिखना होगा। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, तो इसमें से निकालना आसान है। तो यहाँ से ये काम इजी हो जाएगा, यहाँ से ये काम डिफिकल्ट हो जाएगा। उसने यही पूछा था, हाईएस्ट का मतलब हो गया डिफिकल्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयन चार्ज +2 इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन सेम एज क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन में कितने होते हैं? क्रिप्टॉन में होते हैं 36। 36 अगर है तो आपके पास हो जाएगा आर्गन, जिसमें आ जाएंगे कितने? 18। इसके बाद क्या आएगा आपके पास? 4s2 एंड 3d एंड फिर 4p। तो काउंट करना शुरू करते हैं। तो इसमें आ गए 20 20, 10 इसमें आ जाएंगे तो 30, और 36 करने के लिए आपको इसमें ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्रिप्टॉन का। ये किसके बराबर था? x + 2। तो इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पूछा किसके बारे में आपसे? x के बारे में पूछा। तो x में इलेक्ट्रॉन्स जो है 36 नहीं होंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। तो उसने लूज नहीं किए होंगे। उसमें 36 अगर लिखे तो आपके पास ये आर्गन तक जाएगा, फिर उसके बाद 4s2 होगा, 3d 10 भी होगा, 4p 6 भी होगा, और उसके बाद 5s में आएंगे। बाकी ये आपके पास 36 हो गए, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो 5s2। इसकी बेस के ऊपर मुझे तो अपेरेंटली दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो ऐसा विजिबिलिटी में कोई चीज नजर नहीं आ रही कि इसमें क्या फर्क है। तो आंसर इज बी और डी। कोई खास मुझे तो नजर नहीं आ रहा भारत, अगर कोई हो तो कमेंट मुझे बता दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक है शायद, ये बी एंड डी दोनों ऑप्शन सेम होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of interaction exists between water molecules and metal ion? तो ये बात जो है आपको हाइड्रेशन सॉल्यूशन में मिलती है, जिसमें जैसे ही आप पानी में किसी आयन को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर था वाटर। वाटर जो है आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसकी 2 साइड्स होगी। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो वाटर में 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, सिमिलरली इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही आप इसमें किसी मेटल आयन को उतारेंगे या उसको, तो आपके पास लेट्स से ये मेटल है, तो इसके साथ होगा ये कि इनके दरमियान जो है वाटर की नेगेटिव वाली साइड्स को अट्रैक्ट कर लेगी। तो ऐसा करने से आपके पास ये जो बॉन्ड बन जाएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज
ion dipole bond, partial positive and partial negative, and न्यूक्लियर में जो इंटरेक्शन बनेगी किसी और कलर से शो कर देते हैं. This attraction is known as, यहां से देखें क्या है आयन, और यहां से देखें क्या है डायपोल. इसमें दो पोल आ रहे हैं, तो इस बॉन्ड का नाम आयन डायपोल बॉन्ड है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये बॉन्ड बनता है. सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे तो उसने ये बात की, अगर आपके पास क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोराइड को भी पानी में आयन डायपोल बॉन्ड ही बनता, उसमें बस वाटर की डायरेक्शन जो है वो जरा डिफरेंट हो जाती. तो ये Cl नेगेटिव था. इस बार जो है वाटर का जो हाइड्रोजन साइड है वो इसके नजदीक हो जाती, जबकि ऑक्सीजन साइड जो है वो अवे हो जाती. अगेन पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें जो इंटरेक्शन बन रहा है दैट इंटरेक्शन विल बी टर्म्ड एज आयन डायपोल बॉन्ड. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा आयन डायपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance show greatest deviation from ideal gas? greatest deviation का मतलब है stronger forces. stronger forces जितनी होंगी उतनी ज्यादा डेविएशन होगी. तो इट्स नॉन पोलर, इसमें वांडरवॉल है. इट्स नॉन पोलर, इसमें भी वांडरवॉल है. इट्स नॉन पोलर, इसमें भी वांडरवॉल है. दिस कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि in order to determine enthalpy change of neutralization of strong acid and strong alkali, 25 of this sodium acid added to this and this hydrochloric acid, temperature rise was this. The second experiment was repeated. Same method used, but this he has changed what volume change कर दिया उसने, concentration still same. ठीक है, क्या इससे मोल भी चेंज हो जाएंगे. और सिमिलरली तो एक्चुअली जो हीट है वो आपके पास होती है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T. देखिए इसमें मोल्स काउंट नहीं हो रहा है, मास काउंट हो रहा है. तो टेम्परेचर चेंज जो है मोल्स जो है, अगर हम ऊपर वाले की चेक करें तो मोल्स जो है, ऊपर वाले के मोल्स आपके पास आ जाएंगे 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000, इसका आंसर आ जाएगा 0.05. जबकि नीचे वाले के मोल्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000, इसका आंसर आ रहा है 0.1. तो मोल चेंज हो गए, लेकिन इस फॉर्मूला में मोल है नहीं. तो सेम टेम्परेचर राइज जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग था. और इससे बेहतर ये है कि हम जो है फार्मूला यूज कर लें, एंड द फार्मूला इज, फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव MC डेल्टा T अपॉन 1000 एंड अपॉन मोल. ये फार्मूला होता है. तो हमने यहाँ पे लिखा नेगेटिव, फिर MC डेल्टा T अपॉन 1000 अपॉन मोल, दोबारा लिखा नेगेटिव MC डेल्टा T अपॉन 1000 अपॉन मोल. दोनों को इक्वेट इसलिए किया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग वही केस है, तो एंथैल्पी चेंज तो सेम होगी ना जो स्टैंडर्ड स्टेट्स में होती है, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया. वैल्यूज दिखते, पहले वाले में आपके पास 25 में आपने 25 ऐड कर दिया था, तो 25 पहले से था, 25 बाद में हो गया, तो आपके पास टोटल मिला के m कितना हो गया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18. टेम्परेचर राइज कितना था आपका 12 था. डिवाइड बाय 1000 करने से क्या हो जाता है, किलो जूल आ जाते हैं. एंड मोल्स कितने बन रहे थे आपके पास, तो मोल्स बन रहे थे आपके पास 25 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 2.0 अपॉन 1000, 0.05. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.05. उस तक चलते हैं. इस बार आपका जो वॉल्यूम था वो 50 इसका था और 50 इसका था. इसका मतलब पहले 50 था, फिर आपने और 50 डाल दिया इसमें, तो टोटल कितना हो गया 100.
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4.18। टेम्परेचर राइज हमें पता करना है, 1000 से डिवाइड इसलिए करना है कि किलो जूल में कन्वर्ट करना है। एंड मोल्स इस बार कितने हैं आपके पास, तो मोल्स अगर फाइंड करें इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ रहा है 0.1, तो 0.1 यहाँ पे लिखती है। अब कैंसिलेशन पे चलते हैं, क्या क्या चीज कट रही है। नेगेटिव साथ नेगेटिव चला गया, 1000 के साथ 1000 चला गया, 4.1 के साथ ये भी चला गया, और आपके पास जो चीजें बच गई आपके सामने, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60/0.05, एंड वहां से आ जाएगा 100x/0.1, तो फिर ये बन जाएगा 60 डिवाइड बाय 0.05 into 0.1 divided by 60 into 12, 60 में 600 बन जाएगा, divided by 0.05 into 0.1 and divide by 100, आंसर आ रहा है हमारे पास x का 12। तो पहले भी 12 था, अब भी 12 है। असल में हुआ ये कि आपने मोल्स तो ज्यादा किए लेकिन मास भी तो वाटर का ज्यादा कर दिया, तो हीट डिस्पर्सल जो है वो सेम हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो मास जो है हीट पे जो चीजें इम्पैक्ट डालती है वो ये है, आपका ये चेंज हो रहा था तो फिर जो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो C was the correct answer. Now the next question. Next question is asking about you about the atomization of iodine. It's quite simple. जो भी एलिमेंट हो आपको ये तो लिखना होता है एटोमाइजेशन के लिए कि XX इसका गैस बनाना 1 मोल बनाना जरूरी है, और पीछे जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और जो भी हो उसको इसको 1 रखना जरूरी है। तो ये 1 है और ये 1 है, दो हमारे पास। आयोडीन सॉलिड होता है, तो सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप इसमें कोशिश करें जब भी रिडॉक्स की बैलेंसिंग आए आप रिडॉक्स की बैलेंसिंग ही कर लें, दैट विल बी द इजीएस्ट वे। अदरवाइज आप जो है वैसे तुक्के लगाएंगे जिसकी वजह से मसला खराब हो सकता है। तो कह रहा है कि जिंक एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक, हमने लिखा Zn, सॉरी जिंक एटम्स ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक बाय क्रोमेटाइन। अब क्रोमेटाइन आपको वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो यहाँ पे देखिए क्रोमेटाइन का फॉर्मूला दिया आपको, तो आपने लिखा Cr2O7 - 2 इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम +3 में। तो ये तो कर दिया। अब क्या करना, बैलेंसिंग। ऊपर वाली में सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है, तो मोर पॉजिटिव साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दी, डन हो गया। नीचे वाले में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर, तो 7 आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर वाटर। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करेंगे आप, 14H पॉजिटिव, ये भी हो गया। उसके बाद मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, इस तरफ चार्ज बन रहा है +14, इसका चार्ज -2, नेट हो गया +12। इस तरफ चार्ज कितना बन रहा है, इसको बैलेंस कर दूं पहले मैं, 2 क्रोमियम, तो इस तरफ आपके पास +12 आ रहा है चार्ज, यहाँ पर +6 आ रहा है, तो मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने हैं आपको, तो इस पे आपके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब दोनों को ऐड करने से पहले आपको कैंसिलेशन करनी है किस चीज की, याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट साइड पे नजर आते हैं इसका मतलब कि क्या है, ऑक्सीडेशन, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेड साइड पे नजर आते हैं इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। तो रिडॉक्स बनाने के लिए उससे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बराबर करने हो तो फिर क्या करना होगा, ऊपर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3, ये भी बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 6, और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिएक्टेंट साइड पे क्या चीज आनी चाहिए, आपका काम तकरीबन सॉल्व हो चुका है। 1 क्रोमियम एंड 3 जिंक, 3 जिंक 1 क्रोमियम, और बाकी सब कुछ आपके सामने है, बैलेंस हो चुका। इसमें 2 क्रोमियम आ रहे थे इसलिए कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल रिएक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ iodine, iodine is a reactant, its concentration
drop from 0.5 to 0.23 and reach at equilibrium. Reaction is exothermic. Experiment was repeated at lower temperature. अच्छा जी, लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है उसने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर आप कम कर देंगे एक्सो का तो रिएक्शन पीछे मुड़ जाता है। इसका मतलब ये सॉरी एक्सो का अगर टेम्परेचर कम कर दे तो वो आगे मूव करता है। इसका मतलब रिएक्शन विल बी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, टेम्परेचर हम लो कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पीछे मुड़ता है। अब अगर आगे जाएगा तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें से कुछ और जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन आगे जाएगा तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन पहले अगर इतनी हो रही थी इससे भी कम नीचे आ जाएगी। तो इसमें आंसर आपके पास हो जाएगा, इसमें आपके पास और कम हो जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बस और तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, काफी सिंपल था। टेम्परेचर लो करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे जाता तो रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज कर जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। Which change in the diagram occur if an effective catalyst is added to same temperature? More particles will possess high energy, high value of energy. ये एनर्जी ये दी है सर, नॉर्मल एनर्जी होती है। ये तो सिर्फ टेम्परेचर से बढ़ सकती है, फिर कैटलिस्ट से तो नहीं बढ़ सकती। कैटलिस्ट से तो आपके पास एक्विजिशन एनर्जी कम होती है। पीक मूव नहीं करती, पीक स्टे, पीक सिर्फ मूव करती है सिर्फ टेम्परेचर से। The value of activation energy decreases. This is true. This will be the case. आपकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले अगर ये थी, अब जो है ये हो जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। कैटलिस्ट यूज किया था आपने। Which element required least number of oxygen moles for combustion of 1 mole of atoms? 1 mole of atoms. Atoms को कर दे सबसे बोला उसने। इसका फार्मूला देखते हैं। Al2O3 होता है, इसका फार्मूला MgO, इसका फार्मूला P4O10 एंड इसका फार्मूला Na2O। पर एटम के हिसाब से देखना है कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए। बेटा इसमें 2 के लिए 3, फॉर 2 वी नीड 3, तो एक के लिए कितनी चाहिए होगी 1.5। इसमें एक के लिए एक चाहिए ऑक्सीजन, पर एटम के हिसाब से निकालनी है। अगले वाले फिर 4 के लिए 10 चाहिए, तो 4 के लिए 10 चाहिए तो 1 के लिए चाहिए होगी x, आंसर आ जाएगा 2.5। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए चाहिए होगी x, आंसर आ जाएगा आपके पास हाफ। तो ऑक्सीजन सबसे कम चाहिए, लीस्ट लिखा है ना, लीस्ट, तो लीस्ट हो गया सोडियम। एलिमेंट x बर्न इन ऑक्सीजन व्हाइट सॉलिड, तो बर्न इनमें से कौन होता है? इनमें से सारे ही बर्न हो सकते हैं। व्हाइट सॉलिड इससे नहीं बनेगा, इससे तो गैस बन जाएगी, निकल जाएगा नॉन मेटल। उसमें HCl डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब ये तीनों हो सकते हैं भी दोबारा। तो ऑप्शन में यहाँ से अगर आता हूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, व्हाइट सॉलिड बन सकता है, ये कर दिया। HCl रिएक्शन, क्योंकि इसका ऑक्साइड जो बनेगा, इसका ऑक्साइड जो बनेगा और इसका जो ऑक्साइड बनेगा, ऑल दे आर बेसिक एज वेल। ये तो एम्फीडेरिक भी है ना, बाकी सारे बेसिक भी है। तो HCl से सारे रिएक्शन करेंगे तब भी ठीक है, ये भी ये भी ये भी। उसके बाद NaOH से जब रिएक्शन करवाया तो YPPD आता है, एंड YPPD एक्सेस में डिसॉल्व होगा। तो एल्यूमिनियम इज आंसर। कहाँ से लेके आते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके ड्रॉप्स और फिर एक्सेस। तो आपके पास एल्यूमिनियम अगर लेते हैं तो आपके पास YPPD आते हैं जब ड्रॉप्स ऐड करते हैं, जब एक्सेस ऐड करते हैं तो डिसॉल्व हो जाते हैं PPD। आप सोचेंगे सर ये कहाँ से उठा के दे दिया। ये पहली बात तो प्रैक्टिकल से टच है इसका, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा भी आपको पता है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था उसका आपने सोडियम आयन से रिएक्शन करवाया था सिलेबस में, उससे आपके पास बना था एल्यूमिनियम ये वाला कॉम्प्लेक्स,
ये कॉम्प्लेक्स बना था विच इज मैंने कहा था कि सॉल्युबल होता है, तो उसी की बेस के ऊपर है, तो एल्यूमिनियम इज आंसर। All three compounds are water soluble. तो solubility rule, number one, all nitrate, ammonia and group 1 soluble। तो इसमें से नाइट्रेट वगैरह ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आई, जाने देते हैं। ऑल सल्फेट्स soluble except कैल्शियम, बैरियम, लेड। तो सल्फेट्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, बैरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, और सल्फेट कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके बाद एक बात और होती है, आपको पता है कि ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम आर सॉल्युबल, आर सॉरी इनसॉल्युबल। तो मेक कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल। इसके बाद रह गया आपके पास हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 में क्या होता है? ग्रुप 2 में कैल्शियम और उसके नीचे वाले सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता, तो मैग्नीशियम इज इनसॉल्युबल। और आपके पास बैरियम क्लोराइड सॉल्युबल, ऑल हैलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बैरियम और सिल्वर एंड लेड। बैरियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास बैरियम नीचे आएगा इसमें, तो उसका हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, ठीक है, एक्सेप्शन में नहीं आ रहा। दूसरी बात आपको पता है कि मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्युबल होता है और बाकी नीचे सॉल्युबिलिटी उनकी सल्फेट्स की कम होनी होती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एनहाइड्रस मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज, ये आपको जनरलाइज इक्वेशन लिखवाई थी, अब आपको पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशन नहीं लिखनी आती तो अभी तक मसला है, आप इस इक्वेशन को लिखना लाजमी सीखें। तो दुनिया की किसी भी चीज को उठा के अगर आप लिखेंगे तो क्या बनता है उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड? मैग्नीशियम है इस पे और नाइट्रोजन है, लिख दिया आपने। ये इस तरीके से लिखाता हूँ मैं एम करके लिखवा दी थी पूरी। इस ऑक्साइड ये बन जाएगा, इसका ऑक्साइड बनेगा ये। बैलेंसिंग करें, मैग्नीशियम एक था खत्म, नाइट्रोजन 2 थे, तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 1 एंड 4, तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6। एक ऑक्सीजन की आपको यहाँ पर ये लिखा, तो ऑक्सीजन ज्यादा ना हो जाए, आपने कर देना खत्म। ये पता होगा तो फिर मसला नहीं है। गिविंग व्हाइट सॉलिड एंड मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, आपको पता चल गई कि एक्स और वाई क्या है। एक्स इसको बोला है उसने, वाई इसको बोला है एक्स, और किसकी रिलेशन पूछ रहा है? मास की रिलेशन पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, हमने फिर लिख दिया एक्स जो है ऊपर आ जाएगा 2NO2 और नीचे आ जाएगा हाफ O2, मास निकालना है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो 14 + 32 46 बन जाएगा ये, एंड ऑक्सीजन होता है 32, तो 16 बन जाएगा ये, तो 92/16। इसको सॉल्व करते हैं, तो 92 डिवाइड बाय 16, द आंसर इज 5.75। फिर उसने सुकून नहीं किया, यहाँ पे भी फ्रैक्शन में दे दी उठा के, तो ट्राई कर लेते हैं भाई। तो 1 डिवाइड बाय 0.174, 5.75, यही बन गया पहले ही। चले ध्यान छोटी, in this experiment what he did, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन लिया, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन पास की। आपको पता है क्लोरीन इससे रिएक्शन तो नहीं करेगी, क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगी ब्रोमाइड को एंड आयोडाइड को। सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को नहीं कर सकता, खुद भी रिएक्शन नहीं करेगा आपस में और इसके साथ। तो असल में ये वाले रिएक्शन तो आपको पता है कि ना, ये तो होने ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं होने? ऐसा टेबल आपने इससे पहले भी देखा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड से नहीं कर सकता, ब्रोमीन ब्रोमाइड से नहीं कर सकता, आयोडीन आयोडाइड से नहीं कर सकता, ये तो बातें आपको पता है। तो असल में जो रिएक्शन होना है वही सोचना था आपको, कहाँ कहाँ पे होगा रिएक्शन। तो क्लोरीन कैन रिएक्ट विद, इसको छोड़ देते हैं, इसके साथ भी कर जाएगा, इसके साथ भी कर जाएगा। ब्रोमीन जो है सिर्फ इसके साथ कर सकता है, आयोडीन जो है किसी के साथ नहीं कर सकता, तो ये आपके पास है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि 9 रिजल्ट, जो 9 आप एक्सपेरिमेंट किए, shaken separately with equal volume of hexane, the 9 tube left to stand and
for aqueous and organic solvent to separate into layers. How many test tube contain purple exam layer? पर्पल कौन होता है? पर्पल आयोडीन होती है ना, तो आयोडीन होगी तो पर्पल कलर होगा, वरना नहीं होगा। तो पहले देखें, इसमें तो पर्पल तो भरना ही यहाँ पे है ना, क्लोरीन आई, इसको अगर कर दी जाती रिएक्शन कुछ नहीं होना, इसके साथ ब्राउन कलर बनेगा, पर्पल कलर यहाँ से बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं वो वाले जिसमें पर्पल कलर बनने वाला है इसमें बनेगा पर्पल कलर। ठीक है, इसमें क्लोरीन जो है आयोडीन को रिप्लेस मार देगा, और आयोडीन जब बनेगी, आयोडाइड से आयोडीन बनेगी तो पर्पल कलर आ जाएगा। दूसरे केस में ब्रोमीन भी कर सकता है, डन। तीसरे केस में आपने किया क्या, वो से देखिएगा, आपने आयोडीन ही डाल दी विच ऑलरेडी पर्पल, तो इसमें रिएक्शन नहीं करना, इसमें पर्पल रह जाएगा, फिर आपके पास कलर। इसमें भी रिएक्शन नहीं करना, उसमें पर्पल रह जाएगा, और उसमें भी रिएक्शन नहीं करना, इधर भी पर्पल रह जाएगा आपके पास। तो आपके पास ट्यूब्स बन गई है जिसमें 5 ट्यूब ऐसी होंगी जिसमें आपके पास आयोडीन प्रेजेंट होगी, आइदर इट इज प्रोड्यूस या फिर इट हैज नॉट रिएक्टेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था, आपसे मिस्टेक हुई होगी कि आपने इसका भी जो है देखा होगा, कुछ नहीं हो रहा, आपने 2 का आंसर कर दिया होगा कि इसमें डिस्प्ले करूंगी। लेकिन आयोडीन जब इसमें मैं ऐड करूंगा KCl में और KI में और KBr में, KBr हो गया, KI हो गया या KCl हो गया, इसमें जब मैं आयोडीन को ऐड करूंगा तो रिएक्शन तो नहीं करेगी आयोडीन, लेकिन एक्वस में तो आ जाएगी ना, जब आ जाएगी तो पर्पल कलर पर आ जाएगा, उसका रिएक्शन आउटडोर नहीं होगा, लेकिन सफेद कलर दिया। तो डी वाज द आंसर। Z is a compound of sodium, chlorine and oxygen. अच्छी बात है जी। It contains this much mass of oxygen. It is prepared by reacting sodium hydroxide with chlorine. अब आपको सोचना है कि जो कह रहा है ऊपर, ये ऊपर काफी सिंपल था कि NaClNO की बात हो रही है, 3 एलिमेंट्स है उसमें। ये कब बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन से, आपको भी पता है बनेगा। आपको पता है 2 कंडीशन होती है, तो ये लिखा मैंने क्लोरीन और ये भी लिख दिया क्लोरीन। एक में आपके पास बन जाता था Cl and Cl, और दूसरे में बन जाता था Cl and Cl। आप रिएक्शन करवाते थे किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको भी। अगर कोल्ड हो तो NaCl एंड NaClO, अगर हॉट हो तो फिर NaCl एंड NaClO3। अब जब उसने कंपाउंड का जिक्र जो किया है वो है ही ये, तो आपके पास यहां से कहानी चलेगी ना, इनमें से कोई है। अच्छा, अब क्या करना है आपको चेक करने के लिए, उसने क्या बताया कि आप सिर्फ परसेंटेज से चेक कर सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ वो लाइन भेज देते हैं, और परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास NaClO है या फिर NaClO3 है, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। किसकी? ऑक्सीजन की परसेंटेज। इसमें ऑक्सीजन एक ही है, मतलब मास का 16, इसमें 3 है मतलब 48। डिवाइड कैसे करते हैं? इसकी एमआर से। तो पहले वाले का हो जाएगा 58.5 प्लस 16, 74.5 इंटू 100। दूसरे वाले का हो जाएगा 58.5 प्लस 48, 106.8 इंटू 100। 48 डिवाइड बाय आंसर, इसका आ गया मेरे पास 45.07। दूसरे वाले का आ रहा है 16 डिवाइड बाय 74.5, दिस इज 21.47। तो आपके पास 45 वाला बन गया। पेरिसियल तो 3 में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 होती है, नो वेरी वेल। ठीक है, NaClO3, नेट चार्ज 0, 3 ऑक्सीजन से -6, and this is x and this is +1। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर है। और कब होता है? हॉट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन। अच्छा जी, हम भी बना लेते हैं।
ये हो गया अमोनिया और ये हो गया अमोनियम आयन। इसकी शेप जो है अमोनिया की पिरामिडल होगी, उसकी टेट्राहेड्रल होगी। इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड, उसमें भी आपके पास सिग्मा ही होंगे, फाइव होंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। The table show describe the environmental consequences of adding too much ammonium fertilizer to soil. Increase plant growth in rivers, ठीक है। अमोनियम फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर तो करेगा, ये काम तो करेगा। एंड फोटोकेमिकल स्मोक बेस का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, फर्टिलाइजर का इससे क्या ताल्लुक है। तो टिक एंड क्रॉस में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, H2E can be made by this. Which statement about this reaction is correct? अच्छा जी, पहला कह रहा है कि this is behaving as a constant chlorine base. बेस क्या होती है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या इसने एक्सेप्ट किया? क्या इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? आंसर हो गया। तो आपकी ये चीज थी CH3 थ्राइस एंड CO नेगेटिव, इसने एक H को एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी वजह से आपके पास यही था कि CH3 थ्राइस एंड COH बन जाए, ऐसा हो गया है। ये बात तो ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करें तो नहीं चेंज हुई होगी इसमें। CI बॉन्ड ब्रेक विया होमोलिटिक, होमोलिटिक कैसे होगा? ये दिखा रहा है आपको कि ये तो हेट्रिटिक होगी ना, ये जो है हेट्रिटिक हो सकती है, होमो नहीं हो सकती। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कहाँ से हुआ है इसमें? इसमें तो वो से देखेंगे इस मॉलिक्यूल में से एलिमिनेशन हुई है, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। वैसे भी तीन ऑप्शन आपके पास कट रहे थे सपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रक्चरल आइसोमर ओनली बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग दिस आंसर। वो कह रहा है कि आप जो है उसमें मत चाहिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे, सिर्फ स्ट्रक्चर की बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मॉलिक्यूल कंटेन डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है। 1 mole of X react with 3 moles of HBr। अच्छा, हाँ ठीक है, इधर उधर सही है। कार्बन करना unchanged, वो कुछ नहीं होगा इसको। How many different products are formed? And you need to think about the structural isomers। different मतलब उसकी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें पहली बात ये देखेंगे सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में। अगर आप यहाँ से देखें तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इंटायरली सेम सिमेट्री है। तो इसमें सिमेट्री आ रही है तो जो इस तरफ से होगा वो उस तरफ से होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब HBr सिलेक्शन करवाएगा आपके पास हो ही जाएगा। अगर मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तो इसमें होता ये है कि एक जगह पे H चला जाता है, एक पे Br चला जाता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही होती है हमारे पास। क्या पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मेरे पास इस कार्बन को मैं शेड कर देता हूँ और दूसरे को अनशेडेड छोड़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि Br इस पे आ जाए और हो सकता है कि Br इस पे ना आए। Br इस बार इस पे आ जाए और H इस पे आ जाए इसमें, और इसमें H इस पे आ जाए। तो दो पॉसिबिलिटी बनती होगी। इस केस की तो कह रहा है कि आप इसको बताएं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सिमेट्री की वजह से इस मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट तो एक जैसा है ना, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि इस डबल बॉन्ड के साथ इसको उठा लेते हैं। तो उसके बाद है 1 2 और 3। ये मॉलिक्यूल जो है इसका एक पार्ट मैंने उठा लिया लेट्स से। इसके बाद ऐसा है
फिर नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देयर आर एक्चुअली 4 पोजीशंस जहां पे ये काम हो सकता है, बीआर आ सकता है 1 2 3 एंड 4। तो फिर क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। इसको कह देते हैं कॉपी। अच्छा, यहाँ पे डॉट लगा ही देते हैं, डॉट लगा के कॉपी कर देते हैं। देखिए, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन है। ये हमने कॉपी कर लिया इसको, दोबारा ना बनाना पड़े। तो पहले बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके हम ले आते हैं ग्रीन कलर। बेटा इसमें मैंने बी आर यहाँ पे लगा दिया और एच लगा दिया यहाँ पर, जबकि इसमें मैंने बी आर यहाँ पे लगा दिया और एच लगा दिया यहाँ पर। एक हो गया। दूसरा, इसकी पोजीशन को अपनी जगह पे रखता हूँ, बी आर इधर ही है एंड एच इधर ही है, उसमें चेंज कर जाता हूँ। इसमें अब एच इस तरफ कर देता हूँ और बी आर इस तरफ। ये दोनों डिफरेंट है, आप देख सकते हैं इसमें दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर नाउ अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पॉसिबल आगे की तरफ लाएंगे। तीसरी बात, पहले मैंने फिक्स किया था ओपन चेन को, इनको मैंने फिक्स कर दिया था। अब मैं इनको फिक्स करूंगा और इसको चेंज करूंगा। तो इधर से मैंने इसको कर दिया बी आर और एच, इधर अब मैंने एच लगा दिया और इधर लगा दिया बी आर। एक हो गया। और दूसरा, समझ तो गए होंगे आप कि यहाँ से इसको एच और इसको बी आर कर दिया, फिक्स कर दिया इसको मैंने, और इस वाले को फ्लिप कर दिया, बी आर यहाँ पे लेके आ गया, एच यहाँ पे लेके आ गया। तो देयर आर 4 पॉसिबल। तो जो कुछ यहाँ से हुआ वैसा ही सिमेट्री के लिहाज से उस तरफ से भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो आपके पास 4 पॉसिबल बनना है। ये 4 सेम है, ये डिफरेंट है, आप इसके नाम रखने की कोशिश करेंगे अगर, तो यू कैन सी इसमें 1 2 3 4 5 5th पे आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 6 वाला पहले भी आया था इससे पहले, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो 4 इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जो काम यहाँ से होगा वही काम यहाँ से भी होगा। Structural isomer is zero isomers. Answering this question. A liquid this exists in a mixture of two optical isomers. इसका मतलब कारण होना चाहिए। When heated with sodium hydroxide in ethanol, only 2 alkenes are formed. तो सिमेट्री पहले वाले को खोल दूं मैं, तो पहले वाले में मेरे पास ये H हो गया, ये Cl हो गया, इस तरफ है CH2, खोल के मार देते हैं, CH3 इधर भी है, CH2 एंड CH3। इस वाले में उसने कहा कि पहली बात कि ऑप्टिकल होना चाहिए, तो इसमें ऑप्टिकल कोई भी नहीं है, वरना वो जो कह रहा है वो बात ठीक बैठ रही है कि अगर इधर से मैं इसका निकाल दूं यहाँ से, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। और अगर मैं Cl इसका निकाल दूं, H इसका निकाल दूं, तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 पेंटीन। तो आपके पास दोनों तरफ से एक ही बन रहा है, तो उसका सिस्टर्स होगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनी हो तो आपके पास 2 ही एल्कीन बनेगी। ये सही है इस लिहाज से। तो पहली बात कायरल देखना था, इसमें कायरल नहीं है। इसको हम दूसरे वाले की स्ट्रक्चर खोल लेते हैं, जगह कम बन रही है तो क्या करें क्या करें क्या करें। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
ये ऑप्शन दिए उसने, इसकी बेस के ऊपर मैंने पहला जो है वो बना लिया था, इसको ले आता हूँ उठा के यहाँ से। कॉपी, ऑप्शन ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। ऑप्शन बी लिखते हैं यहाँ पर। बी में आपके पास है CH3 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH है एंड Cl है एंड CH3 है। तीसरा जो आपके पास है वो है CH3, फिर CH2, फिर इसके साथ Cl लगा हुआ है और इसके साथ दो CH3 लगे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। एंड डी इज दो CH3 है CH के साथ, ये हो गया इसका H, यहाँ से हो गया CH3 और यहाँ से भी हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH एंड Cl एंड यहाँ से हो जाएगा CH3। पहली बात जो शर्त रखी है वो है कि ऑप्टिकल हो, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये तो ऑप्टिकल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ से अगर सोचते थे आप तो ये दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं, ये ऑप्टिकल नहीं है। दूसरे वाले में आते हैं तो इसमें ये वाला कार्बन जो है काइरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल है। तीसरे वाले में आ जाए, इसमें अगर चलते हैं तो आपके जेहन में आ रहा होगा कि ये शायद हो जाए, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसमें एक ये लगा हुआ है और ये दो सेम है, ये भी ऑप्टिकल नहीं। लास्ट वाले में ये ऑप्टिकल है, तो ये दो आपके पास ऑप्टिकल आ रहा है, एक बी आ रहा है और एक डी आ रहा है। इसमें अगर गौर से देखें तो यू कैन सी दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, ठीक है। चार ऑप्टिकल हो गया। अब अगर मैं इसमें से निकालूं ना, इसमें से, तो इसका HCl निकल जाएगा, या फिर इसका Cl और इसका H निकल जाए, तो आपके पास दो एल्कीन बन रही है। एक बन रही है आपके पास 5 कार्बन और दूसरी बन रही है 5 कार्बन। इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगा, जबकि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये वैसे तो बनी है दो, लेकिन ये है कितनी एक्चुअली, 3 है। कैसे 3 है कि इसका तो सिस्टांस नहीं हो सकता, तो इसका नाम तो यही रहेगा। लेकिन इसका सिस्टांस हो सकता है, ये H है, ये CH3 है, ये H है और ये पूरी चीज अलग है। तो इसका सिस्टांस भी हो सकता है, इसका मतलब दो इसके बनेंगे, एक इसका बनेगा, तो 3 बनेंगे। हमें वो कह रहा है कि सिर्फ दो एल्कीन बननी चाहिए, तो ये गया, ये नहीं हो सकता। इसमें टोटल आगे पास बन जाएगी 3। इसमें आ जाए, इसमें अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से निकाल दूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी निकाल दूँ। तो पहले पॉसिबिलिटी मेरे पास बन जाएगी 4 कार्बन लगाने हैं मुझे, और इस तरफ भी 4 कार्बन लगाने हैं मुझे। तो डबल बॉन्ड पहली बात यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड दूसरी बात यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपके पास इसका तो सिस्टांस नहीं हो सकता, दोनों एच लगे हुए, ये एक ही रहेगी। इसका भी सिस्टांस नहीं हो सकता, क्यों, ये दोनों सेम लगे हुए, तो ये भी एक ही हो जाएगी। इस बेस के ऊपर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने कहा था कि दो एल्कीन बननी चाहिए, 3 नहीं बननी चाहिए, और ऑप्टिकल होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा, कौन सा बन गया, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 2 bromo 2 methyl react with aqueous sodium hydroxide, तो बेटा इसकी जरा शक्ल बना लें। प्रोप का मतलब हो गया 3, इसी पे सेकंड में मिथाइल भी लगाना है, इस पे ब्रो भी लगाना है, ये बन गया आपके पास टर्शरी। तो टर्शरी जो है वो करता है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका कार्बोकेटायन बनेगा, उसकी जगह पे आके लगेगा। तो देखें जहाँ पे Br टूट रहा हो, ठीक है, ये गलत दिखा है उसने, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कौन, Br को इलेक्ट्रॉन पिक करने, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है। ये SN2 का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, और ये भी SN2 का, मतलब अगर सोचे तो वैसे तो गलत गलत था मैकेनिज्म, ये वाला सही लग रहा है, लेकिन दिस SN2 एंड दिस SN1, हमें SN1 चाहिए था टर्शरी के लिए।
When organic compound Q is treated with phosphoric PCl5, fumes of HCl evolve. When Q is warmed with acidified potassium nichromate, turn orange to green. तो पहली बात जो उसने बोली ना PCl5 सिलेक्शन किया, इसका मतलब कि उसमें OH होना चाहिए, और OH कहाँ पे आपको मिलेगा? एक मिलेगा एसिड में और एक मिलेगा आपको ओल में। तो ये रहा एसिड, ये रहा ओल, ये भी है ओल। तीनों में आपके पास PCl5 से तीनों रिएक्शन कर जाएंगे। तो हमने पहले जो है PCl5 का रिएक्शन करवाया, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। दूसरी जो बात बोली उसने कहा कि डाइप्रोबेट से रिएक्शन कर जाए, तो K2Cr2O7 से एसिड रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है CHOH, ये कर जाएगा। ये जो सिर्फ C आ रहा है, इट्स अ टर्शियरी, ये नहीं करेगा। इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल, एंड दिस वाज द अबव वन वाज एसिड। तो आपके पास ऑप्शन बन जाएगा C। अल्कोहल Y गिव येलो PPT विद अल्कलाइन आयोडीन, पहले ये चेक करें। एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव मिक्सचर ऑफ substances including substance Z, red brown PPT with phthalate। अच्छी बात होगी जी। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन एक्वस आयोडीन सिलेक्शन कर जाएगा। ट्राई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? क्या रूल था इसका? अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस लगाओ। तो मैं अल्फा कार्बन को नोट करवाने जा रहा हूँ। इसमें अल्फा कार्बन ये हो गया, और अल्फा कार्बन ये हो गया, दो हो गए। इसमें अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। देखिए गौर से, इसके साथ देखो ना तो ये पूरी चेन आ रही है, यहाँ से तो नहीं देगा। इसका देखो तो CH3 का पीस आ रहा है, ये दे देगा हाइड्रोफोन टेस्ट। दूसरे वाले में आते हैं, इसकी बात करूं अगर, तो पूरी चेन आ रही है, CH3 नहीं आ रहा, यहाँ से तो नहीं देगा। यहाँ पे आता हूँ, दे तो देगा लेकिन इट्स अ टर्शियरी, ये जो है आपके पास टर्शियरी बन रहा है, इसने नहीं देना। फिर अगले वाले पे आ जाते हैं, इसके साथ CH3 का पीस आ रहा है, दे देगा टेस्ट। मतलब यहाँ से मैं इसको भी लिख दूं कि यहाँ से टेस्ट देगा, यहाँ से नहीं देगा, यहाँ से नहीं देगा और यहाँ से भी नहीं देगा। ये जो है ये वाला यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है। ठीक है, आपको दोनों तरफ से, इसके साथ CH3 का पीस आ रहा है, इसके साथ भी CH3 का पीस आ रहा है। नेक्स्ट वाले में इसके साथ पूरी चेन आ रही है, यहाँ से तो फेल हो गया आयोडीन के साथ। और इसमें अगर गौर से देखें तो इसके साथ क्या आ रहा है? C2H5 आ रहा है, या फिर ये चीज आ रही है, तो ये भी नहीं देगा। तो ये दो देंगे, दो नहीं देंगे। फिर से कहा है कि उससे जब उसको ऑक्सीडाइज करवाया, प्रोडक्ट बनी रेड ब्राउन PPT विद फेलिंग। फेलिंग से कौन रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता किस चीज से? एल्डिहाइड बनता है प्राइमरी अल्कोहल से, 1 डिग्री अल्कोहल से। इनमें से प्राइमरी अल्कोहल किसमें? गौर से देखिएगा, इसको चेक करना था। इसमें CHOH आ रहा है, CHOH आ रहा है, दोनों सेकेंडरी है। ये वाली भी सेकेंडरी है, ये वाली भी सेकेंडरी है। इसमें ये वाली प्राइमरी है और ये वाली सेकेंडरी है, तो ये रह सकता है बस एक कीटोन है ये, हाइड्रोजन साइनाइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, तो आपके पास CH3 है, इधर भी CH3 है, ये इसका O था, इधर भी CH3, इधर भी CH3। जब HCN ऐड कर देंगे तो H इधर आ जाएगा, CN यहाँ पे आ जाएगा। चले खेलते। काइरल कार्बन नहीं, वही काइरल कार्बन, ये तो दो डिफरेंट है बट दे आर सेम। Product is formed by electrophilic addition, no nucleophilic addition. Product is formed via intermediate containing COH। तो पहले COH नहीं आगे लगा, इसमें पहले CC बॉन्ड बना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं, वो लगा दूं, तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यहीं पे CN जाके पहले अटैक करता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो ये वाली बॉन्ड भी गलत हो गई। द फॉर्मेशन रिक्वायर्ड यूज ऑफ साइनाइड आयन G।
इस काम के लिए आपको HCl तो चाहिए होता है, लेकिन KCl इसलिए ऐड कर दें ताकि इस रिएक्शन को एक्टिवेट कर सके, कैटलाइज कर सके। तो ये वाली बात सही हो रही है, इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। रिडक्शन ऑफ कंपाउंड विथ लिथियम बोरोहाइड्राइड, अब ये एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है और एल्कोहल उसको कीटोन एल्डिहाइड को तो कर ही देगा। उससे बनना चाहिए क्या चीज आपके पास, 2,4 मिथाइल। अच्छी बात है। अब इसको और से देखिएगा कि 2 और 3 मतलब दोनों पोल जो है पास पास होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसमें लंबी चेन आपके पास ये बन गई, इसमें लंबी चेन आपके पास ये बन गई, इसमें लंबी चेन आपके पास ये बन गई, इसमें लंबी चेन ये बन गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि 2 और 3 पे चले, खोल दे फिर इसको। ये ऐसा था, ये भी बन जाएगा OH और ये भी बन जाएगा OH। नाम आपके सामने, 1 2 3 4 5। तो लंबी चेन ये हो गई आपके पास, इसका नाम हो गया 2 3 डायोल एंड 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो यही चाहिए था आपको, 4 पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, पेंटेन होना चाहिए 2 3। तो आपके पास पहला ही ऑप्शन बन गया। सेकंड वाले का अगर नाम रखने की कोशिश करें, ये ऐसा प्यारा था, इधर ही आएगा, ये आपके पास OH आ जाएगा और ये भी OH आ जाएगा। अब गिनती करें आप, तो इसका नाम जो है आपके पास गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। तो 4 मिथाइल तो हो गया, लेकिन 1 2 डाई पेंटानॉल बन जाएगा ये। तो 1 2 नहीं चाहिए था, 2 3 चाहिए था। इस तरीके से बाकी को चेक करेंगे तो इसमें तो खैर आपको नजर आ रहा है कि 2 पे एंड 4 पे आएगा, इसमें अपने पास 1 पे एंड 3 पे आएगा, इसमें 1 एंड 2 पे आ रहा था, इसी में 2 एंड 3 पे आ रहा था, पहले ही पता चल गया था 2 एंड 3 पे। क्वेश्चन नंबर 28। What volume of sodium hydroxide neutralize the solution of this much citric acid? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया है और वो रिएक्शन किससे करेगा, सिर्फ एसिड ग्रुप से करेगा। एसिड इसमें कहाँ कहाँ है, एक एसिड इसमें ये रहा, एक एसिड इसमें ये रहा और एक एसिड इसमें ये रहा। इसमें 3 एसिड्स हैं। एसिड का एच जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और रेशियो क्या होता है, रेशियो ये होता है कि अगर एक एच हो तो उसके लिए एक OH चाहिए होता है। तो आपके पास OH तो इसमें एक है, एच कितने बन रहे हैं आपके पास, 3 बन रहे हैं। इसका मतलब आपको 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का रेशियो चाहिए इसके साथ। तो सुनिएगा गौर से, इसका अगर 1 मोल हो तो इसके कितने चाहिए होंगे, 3 मोल। आपको उसके सिट्रिक एसिड कितने मोल दिए इसने, 0.005। तो इसका आंसर आ जाएगा X मोल्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.005 इंटू 3, तो 0.015 मोल्स आपको चाहिए किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। चाहिए क्या, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इसमें। तो C इज इक्वल टू N अपॉन V होता है, तो V इज इक्वल टू N अपॉन C हो जाएगा। मोल्स आ गया आपके पास 0.015 एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.4 डिवाइड बाय 0.4, आंसर आ गया 0.0375। लेकिन दिस इज इन डेसीमीटर क्यूब, उसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इनटू 1000, आंसर आ गया 37.5। The structure formula of ester is given. The ester is boiled with aqueous HCl. What are the products? खोल दे इसको। तो आपके पास एक CH है, इसके साथ इधर भी CH3 लगा हुआ है, इसके साथ इधर भी CH3 लगा हुआ है, राइट। आगे बढ़े, O आ रहा है, आगे बढ़े C आ रहा है और इसके साथ फिर O लगा हुआ है। तो एस्टर है तो आपको OH लगाना पड़ेगा,
और आगे फिर बोला है CH2 है, फिर बोला CH2 है, और फिर है CH3। हमने इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की है। तो ये इसका CH3 हो गया, ये 2 टाइम ये हो गया, ये CO ये जोड़ा था हमने, और फिर आपके पास ये वाला CH ये रहा, तो क्या करना था, यहाँ पे चल जाए, यहाँ से इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी देखें, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहीं से, जहाँ से कार्बन नहीं वहीं से काट देंगे आप, तो काटते इसको, यहाँ से कट गया। तो कटने के बाद आपके पास दो टुकड़े बने हैं, एक इसका टुकड़ा बन गया CH3 और CH3 ये वाला, इसके साथ O है, जबकि दूसरा जो है आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो फिर वाटर का OH इसके पास आएगा एंड H इसके पास आ जाएगा। इसका नाम रखने की कोशिश करूं तो ब्यूटानोइक एसिड है, सीधा सीधा, चार कार्बन है, तो ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। एंड इस एल्कोहल का अगर नाम रखने की कोशिश करें तो लंबी चेन में आपके पास 3 कार्बन आ रहे हैं, और इसकी गिनती कहीं से भी स्टार्ट कर दे, तो अगर इसकी गिनती करता हूँ 1 एंड 2 एंड 3, तो इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल आपके पास, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं इसमें, और जो है उसने कुछ बोला है स्पेक्ट्रम के साथ मैच करना है, कौन सा है प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है जी। इसमें जो 3 कंपाउंड दिए ना उनको हम लिख लेते हैं। एक तो इसमें ओल दे रहा है, वो सही है, एक वो कह रहा है कि ओल है, एक वो कह रहा है कि एसिड है, और एक वो कह रहा है कि कीटोन है। तो कीटोन में सिर्फ ये वाली पीक आएगी CO की, तो CO की पीक सिर्फ आनी चाहिए, तो आपके पास ये वाला कीटोन हो गया। एसिड में आपके पास दोनों चीजें होती हैं, ये पीक भी आएगी, OH की पीक भी आएगी, तो आपके पास CO की पीक भी आ रही है एंड OH की पीक भी आ रही है, तो इसका मतलब ये एसिड हो गया। अल्कोहल में सिर्फ आपके पास OH की पीक आएगी, जो कि ये रही, ये ओल हो गया। स्पेक्ट्रम C जो है ओल होना चाहिए, ओल ओल। स्पेक्ट्रम 2 जो है वो एसिड होना चाहिए, एंड स्पेक्ट्रम 1 जो है वो आपके पास कीटोन होना चाहिए, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, which change can be used to measure the rate of chemical reaction? रेट मेजर करने के लिए, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, आपके पास ऐसे निकालते हैं उससे। रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसको भी नोट कर रहे होते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, और फिर जो है यहाँ पर आंख को फिट करते हैं, और आंख से जो है देख रहे होते हैं यहाँ पर कि क्रॉस कब जो है वो डिसअपेयर होता है। टाइम नोट करने के साथ, इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और टाइम, ठीक है, गैस रेंज वाला बोल रहा है, तो इसमें भी आप नोट कर रहे होते हैं रेट को, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which change will decrease the mass of Fe3? Fe3 का मास कैसे डिक्रीज हो सकता है? अगर ये रिएक्शन आगे चला जाए तो इसका मास कम हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है? एडिशन ऑफ स्टीम, स्टीम एक रिएक्टेंट है, अगर आप इसकी अमाउंट बढ़ा देंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, ठीक है, ये ऐसा समझाया था आपको कि आपके पास ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ये इक्विलिब्रियम थी आपके पास, अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा कर देंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा। इंक्रीज इन ओवरऑल प्रेशर, प्रेशर जो है गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर गैस ये रही और गैस ये रही, दोनों के 4-4 मोल्स हैं, तो प्रेशर जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा, इससे रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करेगा, तो प्रेशर ज्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है, मोल्स दोनों तरफ बराबर है प्रेशर गैस के ऊपर। एडिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी इज ओनली आंसर। इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज डायोल, डी आइस, it allow the ice to melt at temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो आइस में सॉलिड था उसमें बॉन्डिंग होगी ना, उस बॉन्डिंग को जाके तोड़ देता होगा, डिस्टर्ब कर देता होगा, जिस वजह से आइस जो है टाइम से पहले मेल्ट हो जाती है। अगर आपके पास ये आइस क्यूब है, इसमें आपको पता है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो है फोर्स होंगी, और वो फोर्सेज जो है उनको जाके कोई चीज, ऐसी कोई चीज आ जाए उसको फोर्सेज को तोड़ दे, जैसे आप सॉल्ट डाल दें वो भी जाके
आयन डाइपोल बॉन्ड बना के इसके तोड़ देता है, तो जिस वजह से ये काम हो जाता है। तो बोला कौन सी बात ठीक है? इथाइल ग्लाइकोल डिस्टर्ब एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाइल्स, तभी तो मेल्ट हो रहा है। तो मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर इथाइलिन मॉलिक्यूल, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मॉलिक्यूल विल डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम आइस, ये जो आइस से जो पानी बनेगा उसमें डिसॉल्व भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसने ऐसा नहीं कहा कि आइस उसको मेल्ट होने की वजह क्या है, बल्कि उसने कहा कि इट लाओ विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बस बस उसने बोला इसमें यूज होता है, कौन कौन सी बात ठीक है। तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो सकते हैं। तो तीनों बातें ठीक हो गई। ए इज द करेक्ट आंसर। एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ज्यादा हो सकते हैं। चले खेलते हैं। इसमें आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है। कैसे 2 है? ये -2 तो +2, इसका मतलब 2 डंडियां लगानी पड़ेंगी आपको, लगा दें। अब ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 यूज हो गए और 2 बच गए, यहाँ सारे पेयर्ड है। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 2 यूज हो गए, एक ये बच गया और एक पेयर बच गया, अनपेयर्ड निकल आया। आने दें दूसरे वाले में। फिर क्या करें? सेंट्रल एटम लें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, फिर चेक करें ऑक्सीजन स्टेट। इसकी वजह से हो जाएगा -4, तो इसको हो जाएगा +4। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के अराउंड 4 डंडियां लगानी पड़ेगी। डन, खेलते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 बॉडी में इन्वॉल्व हो गए, एक अनपेयर्ड आ गया। आने दे, ये भी हो गया। अगला जो है अमोनिया है। अमोनिया में N लिखा और फिर 3 H लिख दिए। इसकी स्ट्रक्चर सबको पता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो अभी आपके पास सारे पेयर हो गए। अच्छा, कोई भी अनपेयर नहीं बचा। तो 1 और 2 का मतलब हो गया बी। Which element form chloride form covalent and dative? अच्छा जी, कोवलेंट बोला इसने, तो आपके पास कोवलेंट दोनों बना देंगे, ये नहीं बनाएगा। बोला डेटिव भी बनाए, तो डेटिव कौन बनाता था, अगर आपको याद आ गया, तो इसमें तो SiCl4 बनेगा, सिर्फ कोवलेंट ही होगा। जबकि इसमें बन जाता है आपके पास AlCl3, और फिर वो डेटिव बना के Al2Cl6 बन जाता था। तो आपके पास यही बनेगा, ये भी कट जाएगा, डेटिव नहीं बनाता। तो डी इज आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कौन सी बात ठीक है? इट कैन बी रिड्यूस बाय हीटिंग विद मैग्नीशियम। तो मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैंने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? मैग्नीशियम ऊपर होता है, कैल्शियम नीचे होता है, फिर सोल्शियम। तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? नीचे रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज कर रही होती है, तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस, नो। इट इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड। ट्रू। कैल्शियम नाइट्रेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट करेंगे तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनते हैं। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ट्रू। कैल्शियम ऑक्साइड एंड पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो 2 और 3 मतलब सी। क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि डाइकीटो एसिड इज अ कंपाउंड, 2 कीटोन ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बस ऐसा कोई कंपाउंड हो डाइकीटो। Which statement about the reaction of this and this are correct? इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन करवाना। When reacted with the aqueous hydrogen nickel catalyst, they produce same compound। ठीक है, इन दोनों से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो डबल डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों की शक्ल एक जैसी तो है, इनमें से कोई भी उठा ले, दोनों की शक्ल ऐसी बन जाएगी। ये वाली बात सही है, पहली वाली बात। तो पहला हो गया ठीक। दूसरा कह रहा है कि excess of hot caminophore added limonene with a limonene and with this to different diketone।
form different डाइकीटोन। डाइकीटोन बताया उसने 2 कीटोन होने चाहिए और 1 एसिड होना चाहिए। चले तो शुरू करते हैं। बेटा ये वाला पार्ट कीटोन बन जाएगा ना, 4 डंडियां पूरी हो रही है, और इधर से ये कट जाएगा तो ये भी कीटोन बन जाएगा, 2 कीटोन हो गए, और ये 3 डंडियां हैं तो एसिड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब आपके सामने यहाँ पे इस पे छुरी फेर के दिखा देता हूँ। आपको समझाया था, अगर मसला हो रहा हो तो जाके वीडियो जरा देख लीजिएगा ताकि बात क्लियर हो जाए। देखिए 4 डंडियां होंगी तो कीटोन, 4 डंडियां होंगी तो कीटोन, और 3 डंडियां होंगी तो एसिड। तो इस कंपाउंड के अंदर आपके पास, और ये तो कार्बोनेट में वाटर बन जाएगा, छोड़ दे इसको। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि ये कीटोन हो गया, ये भी कीटोन हो गया, और ये एसिड हो गया। और यही उसकी क्राइटेरिया बताया था उसने भाई ने कि डाई कीटोन क्या होता है, 2 कीटोन हो और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सही होगी बात। इसमें आ जाते हैं, फिर हम वही काट देते हैं इसको, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। इसमें फिर शुरू करते बनाते हैं भाई। 4 डंडियां हैं, 3 डंडियां हैं और 4 डंडियां। तो इसमें ये वाला पार्ट जो है कीटोन बन जाएगा, ये वाला एसिड बन जाएगा, और ये वाला भी कीटोन बन जाएगा। तो इसमें भी बन रहा है, उसमें भी बन रहा है। ये बात सही है कि 2 डिफरेंट डाई कीटोन बन रहा है, डिफरेंट भी है, ये बात ठीक हो गई। This and this with Br2 produce position isomers with the same number of chiral carbon atom. हाँ, Br2 के साथ रिएक्शन करवाना है इसका, बोला सेम नंबर ऑफ chiral कार्बन। देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे पास, ऐसा बना दिया इसको, और यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से ऐसे छोड़ दिया। इसी को कॉपी कर लेता है एक्चुअली, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब लगा लेता हूँ निशान। इसमें मेरे पास इधर और इधर, इधर और इधर, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, जबकि दूसरे वाले में इधर इधर और इधर और इधर ब्रोमीन लेके आनी है। तो क्या पोजीशन सेम है, डिफरेंट प्रोड्यूस पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स बनने चाहिए, सेम नंबर का कार्बन। चले ढूंढते हैं फिर। ओके ओके ओके, तो लगाते हैं यहाँ पर। ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, और ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। देखिए ये कायरल है, ठीक है, ऊपर नीचे तो डिफरेंट है, लेफ्ट राइट भी डिफरेंट है इसका। ये भी कायरल है, यहाँ से करके देखें, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। अच्छा ये भी कायरल है, दिस पार्ट डिफरेंट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। दिस पार्ट इज नॉट अ कायरल। क्यों? 2 एच लगे होंगे इसके साथ। तो इसमें कायरल कितने निकले? कायरल आपके पास जो निकले हैं, इसको क्या करूँ, शेड कर देते हैं इससे कलर। एक कायरल, दूसरा कायरल, तीसरा कायरल। दूसरे वाले भी चलते हैं, ये कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, और लास्ट वाला जो है कायरल नहीं हो रहा। दोनों में पोजीशन आइसोमर्स है। हाँ पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंसेक्यूटिव ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए थे। पोजीशन हो गए, सेम नंबर ऑफ काइलर कार्बन, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है। ये भी सही हो गया, तब बस आंसर बन जाएगा इसका। इसमें छोटा सा एक इशू आया इस वाले में। तो ये है कि ब्रोमीन के हिसाब से तो सेम काइरल कार्बन इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक और काइरल कार्बन भी है जो हमने देखा नहीं ध्यान से। दिस वन इज H, this is H, right, and this is something else। ये 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए,
सिमिलरली इसकी लेफ्ट और राइट जो है वो डिफरेंट हो रही है, तो ये वाला कारण भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो अगेन दिस पार्ट, दिस पार्ट इज डिफरेंट, दिस पार्ट इज डिफरेंट, दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। तो इसका मतलब कि इसमें आपके पास 4 कारण आ गए, इसमें आपके पास फिर 4 हो जाएंगे टोटल, इसमें आपके पास 3 ही रहेंगे। वो ब्रोमीन के हिसाब से देख रहे थे, छोटी सी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से ये वाली बात गलत हो गई। तो 1 एंड 2 का मतलब हो गया B is the correct. Next question, 38. One molecule of dodecane is cracked to produce molecule XYZ. X is straight chain alkane, X alkane है। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं C12H26। इससे मेरे पास X बन रहा है, Y बन रहा है और Z बन रहा है। Y and R alkenes with different MR. अच्छी बात है। Which statement is correct? If Y and Z are but1 and ethene respectively. अच्छा, एक को करते हैं ब्यूटीन और एक को कर दें इथीन, C2H4। तो ये क्या होगा, हेक्सेन होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। 4 and 6 हो गए, यहाँ पे 12 थे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर इसका 6। आगे की बात करते हैं, 8 and 4 12 और ये 26 है। 26 में से 12 माइनस कर दिए तो आपके पास 24, सॉरी 14, 4 and 1 14। तो क्या ये हेक्सेन है? यस, 2n+2 है, CnH2n+2 हेक्सेन। पहली वाली बात ठीक निकली है, इसमें टिक करते हैं। दोबारा उससे चेंजेस पानी है इसमें, मुड़ा लेते हैं इसको दोबारा। इफ X is the butane, अच्छा C4H10 कर दिया, then Y and Z both show cis trans isomerism। तो हमें दोनों के MR डिफरेंट करने हैं, तो मेरे पास आउट ऑफ 12 4 तो मैंने यूज कर लिए, तो मेरे पास कितने बच गए बाकी? 8 बच गए। 8 के लिए एल्कीन बनाना है, एक तो C2H4, अगर चलो दोनों 6 के लिए एक C3H6 लिख दूं और दूसरा भी C3H6 लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों के एमआर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो ये तो कर नहीं सकते। तो फिर क्या करें, एक को हम C4 ले लेते हैं H8, जबकि इसको ले लेते हैं C2H2 और C2H4। इसमें सिस्टांस नहीं हो सकता, जबकि इसमें हो सकता है। एक इसका जो सेकंड वाला था, इसमें सिस्टांस हो सकता है, कि दोनों बोथ शो सिस्टांस, ये बात नहीं हो सकती। सेकंड इज रॉन्ग। X कैन बी ऑक्टेन, X ऑक्टेन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैंने C8 कर दिया और H कर दिया 18, इससे C12H26 से। और मुझे 2 एल्कीन बनानी है, Y और Z, दो डिफरेंट MR के साथ। तो मेरे पास कार्बन बच कितने गए? आउट ऑफ 12 आई हैव यूज्ड 8, तो 4 बच गए मेरे पास। तो मुझे C2 and H4 and C2H4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, एल्कीन इसके अलावा मुझे जा नहीं सकती। तो ये बात सही नहीं, क्योंकि दोनों के एमआर जो है वो कह रहा है कि डिफरेंट होने चाहिए, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो वन ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट? CCl बॉन्ड, CF बॉन्ड आर readily dissociated by ultraviolet। अल्ट्रावायलेट लाइट से आपका ये बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूटता। CFC is chlorofluorocarbons, ओजोन की डिप्लीशन ट्रू, केमिकली इनर्ट ट्रू। C is the correct answer. Question number 40. Which reaction 1-propanol? Water is the product. Water product बने, प्रोपेनॉल का रिएक्शन हो रहा। पहला वाला जो रिएक्शन है हॉट, इसके साथ ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन में आपके पास एक तो एल्कीन बनेगी
एंड साथ पानी बनेगा, पहली बात ठीक हो गई। मिक्सिंग प्रोपेन विद इथेनोइक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना रहा है, ये एस्टरिफिकेशन कर रहा है। एस्टर के साथ पानी बनता है, साथ आपका ओल एंड ओइक एसिड रिएक्शन करता है, तो ये वाली बात भी ठीक होगी। वार्मिंग 1 प्रोपेनॉल विद HBr, तो HBr कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप उठा लेंगे, ये हो गया आपका 1 प्रोपेनॉल, और आपने रिएक्शन करवा दिया HBr कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हीट करके, तो होगा ये कि इसका यहाँ से OH हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आगे लग जाएगा, Br, और उसका H आगे के साथ लग जाएगा, वाटर इसमें भी बनेगा। तो A इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।